जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर नंबर 69। अच्छा, ये पास्ट पेपर्स की तरफ आए, साजिद वाला जो आप सवाल कर रहे थे। उसमें पढ़ें अगली जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर पढ़ें 3। चले ना, पढ़ें जल्दी। एडजस्टमेंट 3 पेज नंबर 159। जल्दी करें, पढ़ें आप किताब से, स्क्रीन की तरफ मत देखें। ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज्ड अ कार, इस साल इसने गाड़ी खरीदी है एट अ कॉस्ट ऑफ 12 लाख। तो भाई ये तो 25 लाख से महंगी गाड़ी खरीद ली ना हमारे से ज्यादा ने। नहीं, 25 लाख से सस्ती खरीदी है। कितने लोग परेशान हो गए। अच्छा, विच हैज बीन यूज्ड फॉर पर्सनल एज वेल एज, कभी दफ्तर के काम कर रहा होता है गाड़ी पे, कभी बीवी बच्चों को लेके घूम रहा होता है। साजिद वांट्स, साजिद को पहले बताएं यार, ये ख्वाहिशात का जहां नहीं है। वांट्स का मतलब होता है ख्वाहिशें। साजिद चाहता है कि मैं माइनस कर लूं डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस। पागल ही होए, सॉरी साजिद तुम्हें क्या हो गया यार? क्यों यार, होश के नाखून लो, गाड़ी पे इनिशियल अलाउंस। कोई खुदा का खौफ करे, ऐसी बातें ना किया करो। तो पहली ख्वाहिश ये तो ख्वाहिश इसकी मरते दम तक नहीं पूरी हो सकती भाई, कि ये गाड़ी पे इसको क्या मिल जाए, इनिशियल अलाउंस मिल जाए। मरते दम तक पूरी हो सकती है? नहीं पूरी हो सकती। ये इसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती, गाड़ी पे इसको इनिशियल अलाउंस नहीं मिल सकता। अच्छा, कुछ ख्वाहिशात को दबा लिया गए, होता है अल्लाह मरने के बाद पूरी कर दें आपकी। ही वांट्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस, वो डेप्रिसिएशन भी माइनस करना चाहता है और ये तो तेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती मरते दम तक। ऑन द फुल अमाउंट ऑफ कॉस्ट, कहते हैं पूरी कॉस्ट को पकड़ो, डेप्रिसिएशन लगाओ, कोई टेंशन नहीं। नहीं भाई, ये साजिद तुझे क्या हो गया है? घर के लिए भी तो इस्तेमाल करे ना। पूरी कॉस्ट को पकड़ के डेप्रिसिएशन का रेट नहीं लगाना, उस पर एक और चीज लगानी है। आपने देखना है कितनी घर के लिए इस्तेमाल हो रही है और कितनी बिजनेस के लिए, तो उसको पोर्शन करना पड़ेगा आपको। तो कौन सी प्रोविजन लिख के आएंगे? पहले तो ना एक लाइन मेरे से ज़बानी सुन लें। पहले तो लिख के आएंगे, कार इज नॉट एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, देयरफॉर नो इनिशियल अलाउंस विल बी अलाउड। इतनी सी लाइन तो आसान सी है, ये तो मेरे ख्याल से सारे लिखाएंगे। कार इज नॉट एन डेप्रिशिएबल तो है, कार इज नॉट एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल, सो नो इनिशियल अलाउंस विल बी अलाउड। पहली बात ये लिख के आएंगे। दूसरी बात क्या लिख के आएंगे? दूसरी बात ना ये लिख के आएंगे, ये निकालें पेज 133, पेज 133 नहीं, पॉइंट 9 तो नहीं लिख के आएंगे ना, गाड़ी बेच तो नहीं रहा। पेज 133 पे पॉइंट 3 कम से कम जरूर लिखाइएगा कि वेयर एन एसेट इज यूज्ड पार्टली इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन। वो तो अगर बेचे तो फिर पॉइंट 9 लिखेंगे ना, अभी तो बेचनी नहीं उसने गाड़ी, अभी तो उसने बस खरीदी हुई है। तो ये वाला पॉइंट लिख के आएंगे कि डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। ये बात तो नहीं लिखेंगे 25 लाख से ऊपर खरीदी है तो 25 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर लो। ये तो नहीं लिख के आएंगे अगर 25 लाख से ऊपर होती तो, हाँ रोब नहीं डालना एग्जामिनर पे कि मुझे ये पता है, पर नहीं है बाप 25 लाख दिला, आपको 25 लाख वाली प्रोविजन चढ़ी हुई है तो वो छोड़ेगा नहीं यार। तो 25 लाख वाली बात नहीं लिख के आनी। ओके, वापस आ जाए, पढ़ें पॉइंट 4, जल्दी करें, पॉइंट 4 पढ़ें। आसान सी बातें होती हैं, आप लेके बैठ रहते हैं। जो चीज जल्दी समझ आ रही हो उसको जल्दी पेपर में करके आगे मूव किया करें। समझ आ गई ये बात आपको? मुकम्मल होगी ये बात, कोई इसके अंदर मेरे समझाने वाली बात नहीं है। पॉइंट 4, मेरा टैक्स ईयर बताएं। 2008 टैक्स ईयर है। सवाल की पहली लाइन पढ़ें, टैक्स ईयर 2008 है। साल के आखिरी दिन 30/8। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 8। तो ये जरूर आपने लिख के आना है कि अमोर्टाइजेशन जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। तो ये जितने भी दिन बन जाएंगे इतने दिनों पे अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी, पूरे साल की नहीं चार्ज होगी। तो मुझे अभी 90% यकीन है कि आप लोगों के जहन में बिल्कुल ये बात नहीं आई होगी कि हमने, ये बात तो आ गई होगी लेकिन आपके जहन में ये नहीं आया होगा कि हमने ये वाली प्रोविजन लिख के आनी है इंटेंजिबल्स में। पॉइंट 6 असल में लिख के आना है पेपर में, इफ एन इंटेंजिबल इज नॉट यूज्ड फॉर होल ऑफ द ईयर। हाँ ना, 1 जनवरी को खरीदा है तो 1 जनवरी साल का पहला दिन तो नहीं होता, आपको पता है हमारा 1 जनवरी जब लोगों का आता है, हमारे तो 6 महीने पूरे हो चुके होते हैं। माने
टैक्सी क्लास में हम बैठे हैं, जो लोग कहते हैं जगम जनवरी नया साल, हम कहते हैं वो पागल 6 महीने पूरे हो गए साढ़े, तो हमारे तो 6 महीने पूरे हो चुके होते हैं जगम जनवरी को। तो बता दें, क्या मैं कह सकता हूँ इट इज एन इंटेंजिबल विच इज नॉट यूज फॉर होल ऑफ द टैक्स ईयर? द अमोर्टाइजेशन शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज: A into B over C ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। 12 साल के ऊपर अमोर्टाइज कर देंगे। ये बात तो नहीं लिख के आने की अगर 25 साल से ज्यादा होता, ये तो नहीं लिख के आना पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट के लिए अगर यूज हो रहा होता। इरेलीवेंट बातें नहीं लिखनी। 0.6 है बस, ये लिख लें 0.6 लिख के आने, सेक्शन 24 का 0.6 ये मेन है। अच्छा, ये पॉइंट जो 5 है ना, ये है तो कोई और लॉस, लेकिन बैड डेट रिकवरी जैसा सिनेरियो बनेगा। तो आप ऐसा करें, बैड डेट रिकवरी वाला फॉर्मूला जो कल आप लोगों ने याद कर लिया था वो लगाएं और लगा के मुझे बता दें इनकम क्या बन रही है। ये डेटा पढ़ें और कल वाला बैड डेट रिकवरी वाला फॉर्मूला लगा दें। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप हजरात ये फॉर्मूला देखना चाहें तो ये कल वाला फॉर्मूला लिख लें, लेकिन पहले सिनेरियो पढ़ लें एक दफा। ओके अच्छा, ये कोई भी ऐसा नुकसान आपका जो आप समझ रहे हो कुछ और है, आप समझ रहे हो कल वाली मिसाल 2 लाख है, टैक्स वाले कह रहे हो नहीं 180 है, रिकवर हो जाए 25, तो कभी भी ऐसा सिनेरियो किसी और नुकसान के बारे में, कल वाले याद है ना, आप समझ रहे थे 2 लाख है, टैक्स वाले कह रहे थे 180 है, रिकवर हो गया था 25, कभी भी ऐसा सिनेरियो पेपर में आ जाए ना कि नुकसान भी गिवन हो, टैक्स वाले कुछ और कह रहे हो, हम कुछ और कह रहे हो, बाद में रिकवरी कुछ और हो, तो ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, हर जगह लग जाया करेगा। लेकिन एक छोटी सी बात, कल मैंने यहां लिखा था एक्चुअल बैड डेट, उसकी जगह मैंने यहां क्या लिख दिया, एक्चुअल लॉस। जवाब क्या आ रहा है यहां पे आपका? एक्सेलेंट, 250 वाले हजरात सही हैं। चलें जी पढ़ते हैं सवाल। सवाल में ना एक ट्रिकी पॉइंट था छोटा सा, हिज बिजनेस एसेट्स वर्थ ₹5 लाख वर डिस्ट्रॉयड। तो मुझे बता दें, डेटर पैसे लेके भागा या जमीन ने अपने अंदर दफन कर लिया स्टॉक? एक ही बात है। हमारा कितना नुकसान हुआ? अक्टूबर 2005 का मतलब है टैक्स ईयर 2006। टैक्स ईयर 2006 में हमारा कितना नुकसान हुआ? 5 लाख का। व्हाट इज माय एक्चुअल लॉस? व्हाट इज माय एक्चुअल लॉस? 500। अगला पॉइंट बड़ा ट्रिकी दिया हुआ था, उसने दावा किया अपनी रिटर्न में 2006 वाली में कि मेरा नुकसान 5 लाख है, दावा 5 लाख का किया, बट टैक्स वालों ने कहा यार 1.5 लाख ने डिसअलाउ है। क्या कोई बता सकते प्रीवियसली अलाउड कितना है? हाँ, ये कितने लोगों ने गलती से 150 लिख लिया था, यहां 150 नहीं लिखना, यहां क्या लिखना है? 350, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? प्रीवियसली अलाउड। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ था सवाल। ही क्लेम्ड द लॉस, उसने दावा किया कि मेरा लॉस है, बट टैक्स वालों ने कहा यार हमें 150 हम आपको माइनस नहीं करने देंगे। तो फिर टैक्स वालों ने कितना अलाउ कर दिया होगा 2006 में? बोलें तो प्रीवियसली अलाउड इज 350। हमने दावा कितना किया था? उन्होंने उसमें से कितने को नुकसान नहीं माना, तो प्रीवियसली कितना मान लिया होगा? अच्छा, अब आगे हुकूमत ने हमें पैसे दे दिए, जाहिर बात है जमीन से तो नहीं, अब वो निकल के खुद आ जाएगा। इन 2008 हुकूमत ने हमें 4 लाख रुपए दे दिए कि यार आप लोगों का नुकसान हुआ था। क्या मैं कह सकता हूं हुकूमत ने जो पैसे दिए वो मेरी अमाउंट रिकवर्ड है? इस नुकसान के अगेंस्ट मुझे रिकवरी कितनी हुई? 400।
अब वही सारा 500 माइनस 350 150 250 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। चलिए नोट कर लिया आपने, वापस आ जाए जहां पे थे कलम। लेकिन एक मिनट वो सवाल देख लें होमवर्क में जो आज करने हैं। कौन सा सवाल था जो दिया था आपको? दिया था 192। इसको जरा डिस्कस करते हैं 192 को। वैसे तो आसान था लेकिन ऐसे ही 1-2 मिनट जरा। अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर ली थी? 5। इसकी जगह टैक्स वाले कितनी माइनस करने देंगे? 7, पेज 192। अकाउंटिंग वालों ने कितना लॉस माइनस कर लिया था? इसकी जगह टैक्स वाले कितना माइनस करने देंगे? अकाउंटिंग वालों ने कितना गेन रिकॉर्ड कर लिया था? इसकी जगह टैक्स वाले क्या ऐड कराएंगे? 9 लेस कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। क्लियर? यही किया था। कितने लोगों का मैच कर गया था घर में? अच्छा ये मैं लिख सकता हूं सैलरीज के आगे 15 रुपए की अलाउड माइनस करने की इजाजत है। पेनल्टी टू गवर्नमेंट के साथ लिख सकता हूं नॉट अलाउड। रिपेयर के आगे लिख सकता हूं अलाउड। बताएं अलाउड। तो क्या करना होता है फिर अगर ये डिसाइड हो जाए? सैलरीज के बारे में तो कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं लिखी हुई कि टैक्स वगैरह नहीं काटा। तो सैलरी अकाउंटिंग वालों ने क्या कर ली हुई है? माइनस। टैक्स वाले क्या कहेंगे? हाँ बहुत अच्छा किया आपने माइनस कर ली। अब पेपर में कुछ करने की जरूरत नहीं। पेनल्टी के बारे में अकाउंटिंग वाले क्या कहेंगे? हमने माइनस कर ली हुई है। टैक्स वाले कहेंगे माइनस नहीं करनी चाहिए थी, तो इसे क्या कर देंगे? ऐड। तो इसको क्या कहते हैं? रिपेयर के बारे में अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं हमने माइनस कर लिया हुआ है। टैक्स वाले कहेंगे हाँ ठीक है ये तो अलाउड था, आपने अच्छा किया माइनस करके। पेपर में क्या करना है? कुछ भी नहीं। तो लिख लें जरा बेहतर हो जाएगा। अलाउड को फिर इग्नोर कर देंगे और नॉट अलाउड को ऐड कर देंगे। फिर अगली आइटम एक और है, मैं आता हूं उसकी तरफ। 3 रुपीज ये वाला। अच्छा ये 3 रुपए के है। वो आप क्रेडिटर को जल्दी पैसे नहीं देते थे तो वो पैसे छोड़ देता था। दैट इज कॉल्ड एज। तो ठीक है ये इनकम में पड़ा हुआ टैक्स वालों को, इस पर कोई एतराज नहीं, तो उसको इग्नोर करें। इसकी ना मैं भी एक लॉ की प्रोविजन है वो भी पढ़ाता हूँ कि टैक्स वालों को इस 3 रुपए पे कोई एतराज नहीं होता। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 34 का 5A। तो उसमें पता नहीं आप लोग नोट क्यों नहीं करते? सेक्शन 34 का 5A, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि ये टैक्स वालों की नजर में भी इनकम है, इसलिए बस इसमें कोई हर्ज नहीं। उसमें मैं पढ़ाऊंगा इट इज ऑल्सो इनकम एज पर टैक्स रूल्स। इट इज ऑल्सो इनकम एज पर टैक्स रूल्स। टैक्स वालों के रूल्स के मुताबिक ये इनकम है। जी ट्राई करेंगे ये सवाल पेज 194 वाला घर में। पेज 194 वाला, कुछ ज्यादा आइटम्स आ रहे हैं, बहरहाल कोई मसला नहीं। पेज 194 वाला सवाल ट्राई करना है आपने। अच्छा अब हिम्मत करें जरा, तो अब आप बड़े हो गए हैं यार, अब आपको एक जरा अच्छा सा सवाल मिलना चाहिए होमवर्क में। वो है जी पेज 197 पे। पेज 197 पे ये सवाल आपने करना है। अब ओए होए होए होए, इसका तो सोल्यूशन दिया हुआ है पेज 198 पे। नजरों की हिफाजत कर लेंगे घर में? वालिदैन ने बचपन से आदत डाली हुई है माशाल्लाह, तो नजरों की हिफाजत करनी है आपने। और पेज 198 पे नहीं जाना, पेज 198 पे नहीं जाना। और किताबों में लिखा है जो नजरों की हिफाजत करता है उससे चीज़ें याद भी रहती हैं, और जो नहीं करता फिर वो पूछ रहा होता है कि मैं याद करता हूँ मुझे भूल जाती है, मैं क्या करूँ? तो यही हाल है उसका, नजरों की हिफाजत। तो मेरा नजरों की हिफाजत कीजिएगा भाई, पेज 198 पे ना जाइएगा। अच्छा ये एडजस्टमेंट कर लेंगे, या थोड़ी सी समझा दूँ कि कंप्यूटर नेपाल में एक्सपोर्ट हो गया है, तो ये समझा दूँ या कर लेंगे? और ये वाली जो बिल्डिंग एक बिक गई है 230 मिलियन की, उसकी कॉस्ट थी पता नहीं 150, पता नहीं क्यों दे रहा है। गेन लॉस निकाल के दे रहा है या निकालने पड़ेंगे गेन लॉस? निकालने पड़ेंगे ना। अदर इंफॉर्मेशन में गेन लॉस निकाल के दे रहे हैं या खुद निकालने पड़ेंगे?
तो निकाल लीजिएगा, मेरा निकाल मसला होगा। अच्छा, ये ऊपर वाला डेटे का पड़ा होगा सारा, ये कौन से वाले गेन लॉस, यहां कौन से वाले गेन लॉस पड़े होंगे? अकाउंटिंग वालों के पड़े होंगे, और अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन वगैरह पड़ी होगी, अकाउंटिंग वालों के गेन लॉस पड़े होंगे, टैक्स वालों के खुद अदर इंफॉर्मेशन में आज पड़े नहीं होंगे, इस सवाल में निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा, कोई मसला आया तो कल डिस्कस करेंगे। तो टेक इट एज अ चैलेंज, मस्ट करने हैं ये 2 सवाल। चलें जी, फॉर्मली क्लास शुरू करते हैं। सबसेक्शन 5 पेज 1। एक यार थोड़ा इसको रिवाइज कर लें, अरे बैड डेट रिकवरी को रिवाइज करें। एक बात भाई याद रखिएगा हमेशा के लिए। अच्छा, ये ना गलती से ना किताब पे पेज 143 पे यहां देखें आंसर 3 में यहां लेस का साइन होना चाहिए था, ऐड लगा हुआ है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हो लेस ही रहा है 7000। क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं, कल वाला, पेज 144, पेज 144 आंसर 3। यहां 7000 के आगे गलती से ऐड लिखा हुआ है, वो देखिए मैंने उधर लिखा ऐड लिखा हुआ है, वो असल में लेस है, हुआ लेस ही हुआ है, बाकी कैलकुलेशन सही है। अच्छा भाई, एक मजे की बात आपने सुननी है। कल क्वेश्चन 2 में कितनी रिकवरी थी? 25,000, और क्वेश्चन 3 में 13,000। मोहतरम, रिकवरी जितनी मर्जी हो अकाउंटिंग वालों की नजर में, याद रखने अकाउंटिंग वालों की रिकवरी को हमेशा लेस करना है। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी को हमेशा, कल क्वेश्चन 2 में अकाउंटिंग वाले कह रहे थे 25,000 लेके आ गया है, क्वेश्चन 3 में अकाउंटिंग वाले कह रहे थे 13,000 लेके आ गया। जितनी भी रिकवरी हो उसे लेस करना है। हाँ, फॉर्मूला लगा के अगर पॉजिटिव आ जाए तो ऐड करना है, और फॉर्मूला लगा के अगर नेगेटिव आ जाए तो लेस करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अकाउंटिंग वाले बैड डेट रिकवरी को हमेशा कहां डाल चुके होते हैं? इनकम में। तो इसलिए 25,000 हो या 13,000 हो, ये अकाउंटिंग रूल्स वाला था, इसे हमने क्या किया था। इसके बाद फॉर्मूला लगा के, मुझे नहीं पता कि रिकवरी आए या लॉस आए, फॉर्मूला लगा के अगर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो लेस करेंगे। ये बात जरा याद रखनी है। ओके अच्छा जी, ये बिजनेस के चैप्टर का सबसे मजे का पॉइंट है, पॉइंट 5। बस आ गई है। दो 2017 में आपने एसी रिपेयर कराया, तो एंट्री की रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, अभी नोट नहीं करना, पेएबल क्रेडिट। ये जो एक्सपेंस है इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि ये 10 रुपये आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा। कौन से वाले 10 रुपये? ये वाले 10 रुपये डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा। एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें या कैश? एक्रूअल, अभी पे नहीं किया फिर भी माइनस करने की जरूरत होगी। 2018 में आपने इसको पे नहीं किया, 2019 में भी आपने पे नहीं किया, 2020 में भी आपने पे नहीं किया, ढीठ हैं आपने पेमेंट नहीं की। 2021 में लॉ मेकर ने कहा बस यार, हद होती है एक चीज की, कहता इट्स एनफ, इट इज स्टिल अनपेड। आपने कहा जी 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 जी, लॉ में मरना नहीं, तूने पैसे दे दे यार, उसको 10 रुपए का एसी रिपेयर कराया तूने, दे दे उसे। नहीं, मैं दे देखी जाएगी यार, इट इज स्टिल अनपेड। अब लॉ मेकर कहता है यार मेरी बस हो गई है, इतना साल तुझे मैंने दे दिए, तूने कोई नहीं ये पे पू करना, तेरा खर्चा कोई नहीं है, चल आजा, सजा बता दें यार, जल्दी जल्दी सजा बताएं, जल्दी जल्दी सजा बताएं, इसको इनकम में डाल दो और टैक्स दे दो इस पे, क्योंकि ये खर्चा असल में तो खर्चा रिवर्स हो रहा है ना, खर्चा रिवर्स होगा। तो सजा सुनने क्या मिलेगी? ये इसकी इनकम बन जाएगा। जुर्म बताएं, नॉन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जुर्म क्या है? लाइबिलिटी पे ना करना। इसी तरह परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट हो जाए, कोई भी उधार हो, अगर उधार आप लटकाते रहें और पे ना करें तो वेट करना है कुछ साल, हो सकता है आप पे कर दें, अगर फिर भी पे ना करें तो इस साल ये इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो व्हाट आर द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस? न्यूमेरिकल में 10 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? क्या मतलब? नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स की मैं बात करूंगा, वो अलग चीजें हैं। ओके चलें जी, अब आपने ना इंग्लिश पढ़नी नहीं है, मैं खुद इंग्लिश आपको पढ़ाने लगा हूं,
किताब से देखे बगैर, इसलिए आप लोग भी व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहें, जैसे कल बैड डेट में किया था। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर and the person has not paid the liability in 3 years, and the person has not paid the liability in 3 years, the unpaid amount shall be added in income in the first year after the end of 3 years. The unpaid liability shall be added in income, abhi na note kare, the unpaid liability shall be added in income in the first year after the end of 3 years. चलें दोबारा याद करें, where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability for 3 years, then unpaid liability shall be added in income in the first year after the end of 3 years. लेकिन ये अधूरी बात है, इसको जरा मुकम्मल करते हैं। Where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years after the end of the year in which reduction was allowed, then the unpaid liability shall be added in the first year after the end of 3 years. आखिरी दफा आप सुन लें, where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years after the end of year, 3 years गिनना कहां से शुरू करना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, 3 years after the end of year in which the reduction was, then the unpaid liability shall be added under that income from business in the first year after the end of 3 years. पढ़ लें, नोट अभी नहीं करना, नोट में ना मैंने 1-2 और साल आगे बनाने हैं, फिर नोट करने का टाइम दूंगा। Where a deduction is allowed for an expenditure, बस छोड़ें बाकी अंडरलाइन किया हुआ पढ़ें। Where a deduction is allowed for an expenditure and the businessman has not paid the liability within 3 years, 3 साल तक वो liability पे ना करे। 3 साल कब से गिनना शुरू करने हैं? Of the end of the tax year in which reduction was allowed. What is the year in which reduction was allowed? What is the end of that year? 30/17. तो 30/17 is my starting point for counting. Where a deduction is allowed for an expenditure and the businessman has not paid the liability in 3 years after the end of in which the reduction was allowed, the unpaid liability shall be chargeable under the income from business in the first year following the end of 3 years. तो किस जुर्म की सजा है यार? ये जुर्म है, नॉट पेड, नॉन पेमेंट इज जुर्म, और सजा क्या है? शैल बी चार्जेबल, इनकम में ऐड होगा। अच्छा, इसको ना आगे से मिला के पढ़ना है जरा आप। अगली बात भी, एक और बात है इसमें, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेक्शन 34 का 5, अभी नोट नहीं करना, सेक्शन 34 का 5। अच्छा, 22 गुजरा, 2023 आया, वो बंदा ना बंदे लेके आ गया तो कहता है यार देने पैसे कोई नहीं देने, आपके पास बंदे नहीं थे पैसे ले जाए यार, ले जा, जान छोड़ जा। यू मेड दी पेमेंट, या वो बंदे नहीं ले, वो बंदा बंदे नहीं लेके आया, आपको खुद ही रात को ख्वाब आया आपकी ठुकाई हो रही, तो आपने कहा नहीं यार फरिश्तों अभी दे आता हूँ। फरिश्तों ने कहा जिंदा हो, आपने कहा हाँ अभी तो जिंदा हूँ, जाओ दे आओ। यू मेड दी पेमेंट, आपने पेमेंट कर दी। अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया है। क्या कोई बता दें आप क्या करना है? टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब टैक्स वाले खुश होकर क्या करेंगे? हाँ, दोबारा डिडक्शन अलाउ कर देंगे। अब आपने ये नहीं कहना डबल डिडक्शन है, प्लीज ये नहीं कह देना डबल डिडक्शन है, असल में वो इनकम में भी तो जा चुका है ना, तो अब आपको दोबारा खर्चा माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन ये कौन सा सेक्शन है ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये है 34 का 6, ये 34 का 6 है, नोट कर लें, फिर 34 का 6 में पढ़ लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं ये पेमेंट किस साल होगी? 2 साल बाद, 1 साल बाद, या कभी भी आ जाए वो? हाँ, इसलिए इसमें कोई कैद नहीं है कब आए, अगले साल भी आ सकता है, उससे अगले, जब भी आ जाएगा आप फौरन खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे दोबारा।
ये जो है ना, ये डब्बे में ये हैं टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका 6 पढ़ लें जिन्होंने नोट कर लिया। पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं, खुद कुछ नहीं करना। बर्तन पड़े रहते हैं खाने के बाद। अच्छा, अम्मी उठाने भी थे तो अम्मी बता देती हैं आप मुझे, मैं उठा देता। ऐसे ही आप खुद उठा रही हैं, चलें आप, ठीक है। 34 का 6। पानी पीते रहेंगे, बोतलें नहीं रखेंगे फ्रिज में भर के। ओके, चलें वापस आ जाए, छोड़ें सीए करें। 34 का 6, हालांकि उसमें भी कोई टाइम नहीं लगता। 34 वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज एडेड इन इनकम एज अबव मींस ऊपर वाले सिनेरियो में, तो वो ऐड हो गई इनकम में। एंड द पर्सन सब्सिक्वेंटली पेज, सब्सिक्वेंटली किस साल पे किया इसने? 2000। एंड पर्सन सब्सिक्वेंटली पेज इन 2023, अ रिडक्शन विल बी अलाउड इन 2023। तो 2023 में खर्चे में डाल दो दोबारा। अच्छा जी, वो सभी हो गया, इसको बंद करते हैं। हाँ, हाथ पहुंच रहे, देखो। नहीं इस सही वाला बंद कर दे, नहीं ऑफ कर दो। चलो ठीक है, बैठो, वो कर रहे हैं भाई। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने चीज़ें उधार पे ख़रीदी, मेरे पास जगह इधर है इसलिए मैं 5A को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। चीज़ें उधार पे ख़रीदी, क्या एंट्री बनेगी? परचेज डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट। अच्छा, आप उसको जल्दी पैसे दे आए, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट। नोट कर लें, परचेज डेबिट क्रेडिटर, ये 5A की मिसाल है। डबल एंट्रीज, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट। अच्छा देखिएगा स्क्रीन की तरफ। इफ ए पर्सन इज अलाउड अ डिडक्शन, ये परचेज सेल में से माइनस हो जाती है ना, इसलिए इसको रिडक्शन भी कहते हैं। इफ ए पर्सन इज अलाउड, देख लें ऊपर कुछ नहीं होता। इफ ए पर्सन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, क्रेडिटर को ट्रेडिंग लाइबिलिटी इसलिए कहते हैं कि ये आपने चीजें खरीदी हैं। बिजली का बिल और किराया वगैरह जो है ना, ये ट्रेडिंग लाइबिलिटी नहीं होता, तो क्रेडिटर को इसलिए ट्रेडिंग लाइबिलिटी कहते हैं कि आपने चीजें खरीदी हैं। तो इफ ए पर्सन इज अलाउड अ डिडक्शन फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड सब्सिक्वेंटली ही डिराइव्स एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। बेनिफिट क्या मिला? 100 रुपए वाले को कितने रुपए देके आ गए हैं? 90 रुपए। एंड सब्सिक्वेंटली ही डिराइव्स एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, देन दिस बेनिफिट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो इसको इनकम में डालना पड़ेगा। तो ये वो डिस्काउंट रिसीव था जो कल वाले न्यूमेरिकल में था, और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अकाउंटिंग वाले भी कहते हैं ये इनकम है और टैक्स वाले भी कहते हैं ये इनकम है। तो ये जो हमने आज अभी नया पॉइंट अभी ये वाला पढ़ा है, इसमें अकाउंटिंग और टैक्स वालों में कोई इख्तलाफ नहीं है। ज़बानी याद कर लें पहले। इफ अ डिडक्शन इज अलाउड, if a deduction is allowed for a trading liability and person derives any benefit against it, this will be chargeable to tax। ये 10 रुपए इनकम में ऐड होगा।
5A पढ़ लें। इफ रिडक्शन इज अलाउड, रिडक्शन से मुराद ना यहाँ परचेज है, परचेज। इफ रिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी से मुराद यहाँ क्रेडिटर है। एंड द बिजनेसमैन डिराइव्स एनी बेनिफिट अगेंस्ट इट, द बेनिफिट, बेनिफिट डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, द बेनिफिट शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द ईयर ऑफ रिसीट। बच तो नहीं गई? ओके किस पॉइंट से किस पॉइंट का बताओ? हाँ 5 वाला, उसमें बेनिफिट नहीं है ना कोई 5 वाले में, तो हमें बस पेमेंट करनी है, मिक्स ना करो। अच्छा सेक्शन 35 में आए, सेक्शन 35 अच्छा ये ना एक लफ्ज़ है कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड डिस्पोज्ड, इसे अकाउंटिंग के टीचर कहते थे कॉस्ट ऑफ सेल। यही है ना कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा आपने ना बड़ी अटेंटिवली एक फार्मूला सुनना है, आज हम एक फार्मूला बनाने लगे हैं, ए प्लस बी माइनस सी। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस, ओ अल्लाह अकबर, खीर होगी यार। लेवल चेक किया आपने फार्मूले का? यानी कि वो कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक में अगर परचेजेस जमा कर दो और उनमें से क्लोजिंग स्टॉक मिन्हा कर दो तो एक चीज बाहर आएगी जिसका नाम होगा, पढ़ लें सारा, ये फिर घर में समझ नहीं आता, ये फिर ऐसी बातें बंदा परेशान होता है। यहां लिख लें आप, बीबीबी, बड़ी बात बताई, तंजन, तंजन बड़ी बात आई यार, तूने हमें तो पता ही नहीं था ये कॉस्ट ऑफ सेल ये होती है। चल शुक्र है तेरे तवस्सुत से आज पता चल गया। For calculating income from business for a tax year, the cost of sale is calculated as follows: A plus B minus C. Where is the opening value of person stock? B is the cost of stock and trade acquired in the year, and C is the अच्छा चलो यार अब मजाक खत्म हुआ, सीरियस हो जाए। अगली प्रोविजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लें इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट 2 और 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें ना वो आपको बताने लगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये आपने जरा फोकस करना है। ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो कहते हैं जो पिछला साल है ना उसका क्लोजिंग होता है। इसको मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ, फोकस। जो ओपनिंग स्टॉक होते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक वो पिछले का, अल्लाह अकबर, क्या रह गया पीछे यार, हद हो गई, हद हो गई। ओके ऑसम, फोकस करें। द ओपनिंग वैल्यू ऑफ अ स्टॉक फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द, उसी बंदे का ना या किसी और बंदे का ले लें, ओहो उसी बंदे का लेना स्टॉक, और स्टॉक ही लेना है या कोई और डेटर लेने हैं? स्टॉक लॉ मेकर डीप डाउन जाके बता रहा है उसी बंदे का स्टॉक। अच्छा किस साल का? पिछले साल का, पिछले साल के एंड का उठाना है, क्योंकि फिर वो अगले का ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा अगर एक बंदे का पहला साल है बिजनेस का, उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? तो उसमें लॉ मेकर कहते हैं कि कई दफा ऐसा हो जाता है उसने घर सामान खरीद के रखा होता है पहले से, वो फिर दुकान में ला के रख देता है, तो वो फिर उसका ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर एक बंदे ने सोचा है मैंने 4 मार्च को दुकान शुरू करनी है, जिसको आप कहते हैं आमतौर पे दुकान डालनी है मैंने, तो एक बंदा कहता है मैंने 4 मार्च को दुकान शुरू करनी है, तो यकम 2 मार्च को सामान घर में खरीद के रख लेता है। तो वो जो घर में सामान उसने खरीद के रखा हुआ है, जिस दिन दुकान खोल के इनॉग्रेशन करके दुकान में वो सामान डालेगा, वो उसका क्या समझ लिया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। परचेज अब नहीं है ना, उसने असल में 3-4 हाँ वो आप एंट्री आप जो मर्जी करें, आप उसकी एंट्री कर रहे होंगे, पता नहीं इन्वेंट्री डेबिट या जो भी करें आप एंट्री, कैपिटल क्रेडिट वो छोड़ें, मैं सिर्फ उसकी प्राइस की बात कर रहा हूं कि वो किस प्राइस पे मैंने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है। अब ये एक बहस है वो किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो यकम मार्च को आपने घर में कोई चीजें खरीद के रख ली और 4 मार्च को आपने वो दुकान में डाली, तो 4 मार्च की जो फेयर वैल्यू होगी डेट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइस ऑफ आवर ओपनिंग स्टॉक। बस इतनी सी बहस है, इससे ज्यादा जनरल एंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं हमें। वेयर द पर्सन कमेंस द बिजनेस इन द ईयर, तो फिर ये कौन सा साल है? फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक्वायर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट, प्रायर टू कमेंसमेंट फिर घर में ही पड़ा होगा और कहां पड़ा होगा? द फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक एक्वायर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसकी फेयर वैल्यू लेनी है, लेकिन किस दिन की? एट द टाइम द स्टॉक इज पुट इन बिजनेस, जिस दिन आपने बिजनेस में वो स्टॉक डाला। ओके अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है?
क्लोजिंग स्टॉक शिल बी द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये तो आपको पता है, IS 2 में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक कुर्सी बन रही है फैक्ट्री में, ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी के कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्ट मटेरियल कुर्सी में कितना इस्तेमाल हुआ, फोम वगैरह, और लेबर डायरेक्ट कितनी इस्तेमाल हुई, कितने मजदूरों ने काम किया। मटेरियल लेबर के अलावा फैक्ट्री में बहुत से खर्चे होते हैं, बिजली, गैस, रेंट, उन्हें कहते हैं ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने इस्तेमाल हुए फैक्ट्री में, अभी हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स फैक्ट्री में कितने इस्तेमाल हुए। इसी कुर्सी की कॉस्ट निकालने का एक और तरीका है, फैक्ट्री में मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ, लेबर कितनी इस्तेमाल हुई, और फैक्ट्री में सारे ओवरहेड्स कितने इस्तेमाल हुए। ये जो सारे ओवरहेड्स हैं ना, इनकी आगे दो क्लासिफिकेशंस हैं सारे ओवरहेड्स की। इनकी जो दो क्लासिफिकेशंस हैं वो मैं बताता हूं, एक वेरिएबल ओवरहेड्स और एक फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो एक बात याद रखिएगा, सिर्फ प्राइम कॉस्ट में एक चीज की कमी पाई जा रही है। जैसे आप कहते हैं ना ये सामने वाले में विटामिन की कमी है, तो प्राइम कॉस्ट में एक चीज की कमी पाई जा रही है, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड इसमें नहीं होते, वरना आ जाके बात वही बन जाती है। मार्जिनल कॉस्ट से पता नहीं आप पढ़े होगे चीजें, छोड़ें इसको। तो प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर ये फर्क है। तो पहले जरा थोड़ा सा फर्क समझ लें वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड में। तो मिसाल के तौर पर राइज वाले कहते हैं जी हमने टेस्ट कॉपी कराने हैं या नोट्स कॉपी कराने हैं बच्चों के लिए, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरी करती है। जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतनी कॉपीज करा लेंगे, अगले दिन कम आएंगे उतनी कॉपीज करा लेंगे। लेकिन स्टूडेंट टेस्ट देने कम आए या ज्यादा आए, बिल्डिंग का रेंट या सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह वो वेरी नहीं करेगी। स्टूडेंट कम आए ज्यादा आए, कोरोना में क्लासें हो ना हो, बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड कहता है मुझे किराया चाहिए, वो रेंट मांगता ही मांगता है। ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। कॉलेज वालों ने कहा ट्रिप जाना है, आखिरी दिन पता चला 12 बच्चे आए हैं, 50 की बस कराई हुई है। अब खाना तो 12 को खिलाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन बस का किराया 50 सीटों में ही देना पड़ेगा, कॉस्ट थी वो अब आपकी बदल नहीं सकती। तो बहरहाल इस मिसाल को छोड़ें, फैक्ट्री की तरफ आ जाते हैं। मटेरियल कुर्सी पे लगा, लेबर कुर्सी पे लगी, इस्तेमाल हुई। पैकिंग मटेरियल एक ओवरहेड है, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, पैकिंग डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, पैकिंग कुर्सी की पैकिंग की। तो जो पैकिंग मटेरियल है वो वेरी करेगा, जितनी कुर्सियां बनाएंगे उतनी ही पैक करेंगे। लेकिन इसकी मिसाल लिख लेते हैं, पैकिंग मटेरियल। लेकिन जो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट वो बताएं, क्या कुर्सियां बनाने पे डिपेंड करेगा या वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, अब अगर हम प्राइम कॉस्ट में कुर्सी की कॉस्ट निकालेंगे तो हमेशा कम आया करेगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हमेशा ज्यादा आएगी। प्राइम कॉस्ट में क्या करेंगे, फोम का खर्चा डालेंगे, मजदूरों का खर्चा डालेंगे और पैकिंग मटेरियल का खर्चा डालेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में फोम का खर्चा डालेंगे, लोहे का खर्चा डालेंगे, मजदूरों का खर्चा डालेंगे, पैकिंग मटेरियल का खर्चा भी डालेंगे और फैक्ट्री का रेंट भी कुछ तकसीम करके कि जितना कुर्सी का हिस्सा बनता होगा वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकलेगी। तो ये अब नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होगा। चलिए जी, मैं वापस आ जाऊंगा उधर बीच में। एक बंदा जो कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा है ना,
वो प्राइम कॉस्ट से भी कुर्सी की कॉस्ट निकाल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से भी। लेकिन जो बंदा एक्रूअल अकाउंटिंग यूज करे ना, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से कुर्सी की कॉस्ट निकाल सकते हैं। बस ठीक है, लॉ मेकर की मर्जी। तो कैश वाले को थोड़ी उसने लिबर्टी दे दी, लेकिन जो असल मेथड है ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ही है। असल में सही चीज की प्राइस तभी निकलती है। तो एक्रूअल अकाउंटिंग वाला मस्ट कौन सा यूज करेगा मेथड? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। चलें जी, पॉइंट 6 में आ जाए। ये आपके पास 10 किलो चावल पड़े हैं, ये नोट करने की जरूरत नहीं, 150 के एतबार से आपने खरीदे हैं। फिर आपने 20 किलो चावल और ख़रीदे 160 रुपये के एतबार से। फिर आपने एक बंदे को बुलाया, कहा बोरी मिक्स कर दो अच्छी तरह। अब साल के एंड पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बोरी थोड़ी बड़ी होगी है मादरत, साल के एंड पे उस बोरी में 2 किलो चावल पड़े हैं। कौन से वाले? अब दो ही जम्पशन हो सकती हैं, या तो पहले वाले पहले बिक गए, ये जम्पशन ले लें। पहले वाले पहले बिक गए मीन्स के हाथ डाल के पहले 150 वाले निकालते थे। तो पहले या बोरी मिक्स होगी भी मादरत, तो या तो पहले वाले पहले बिक गए, ये जम्पशन ले लें, या वेटेड एवरेज मेथड लगा लें कि एवरेज यानी कि कोई 150 160 के दरमियान की प्राइस ले लें, उसके ऊपर इसको वैल्यू करें। तो ये सब आपको पता है। दो मेथड यूज हो सकते हैं, FIFO या FO। अच्छा ये देखें, एक बिजनेसमैन है, उसने गाड़ी खरीदी सुजुकी 8 लाख की, और फिर इसके बाद इसने एक करोला खरीदी 30 लाख की। ठीक है, अब साल का एंड आया तो करोला बिक चुकी थी, क्लोजिंग स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है? सुजुकी। तो इसने कहा फिर ये मेरे ख्याल से कोई एवरेज मिला के कोई 20-25 की है शायद ये। की होगी ले जाओ नहीं, सही नहीं, एवरेज वेटेड है, इसी को ले लें। तो यहां पे क्यों आपको तकलीफ हुई थी, यहां पे क्यों आप लोगों ने कहा था करा लें? तो भाई फिर इसका मतलब है FIFO वेटेड एवरेज हर जगह नहीं लग सकता। ये नहीं कि आप पढ़ लिए तो लगाना है हर जगह। यहां पे तो मेरा नहीं ख्याल FIFO वेटेड एवरेज लगाने की जरूरत है। यहां तो बस करोला चली गई तो बस ये 8 लाख वाली पड़ी हुई है। अब अगला कोई बंदा खरीदने आए तो उसे ये नहीं कहोगे ये 20-22 लाख वाली है, तुम्हें 25 की बेच देते हैं। ठीक है, तो आप इसे कहेंगे ये 8 लाख की है, आप 10-12 लाख की आपको हम बेच देते हैं। तो यहां पे मेरा नहीं ख्याल ये मेथड लगेगा। तो ये बातें सारी आपको ऑब्वियसली पता हैं इंट्रो FR1 से। जरा पॉइंट 6 की पहली लाइन का मुझे मतलब बता दें आप। वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट आइडेंटिफिएबल। चावलों की बात हो रही है, गाड़ियों की बात नहीं हो रही। वो तो आइडेंटिफिएबल है ना, तो पता चल रहा है ये गाड़ी पड़ी हुई है। तो फड्डा कहां आता है FIFO वेटेड एवरेज का? सिर्फ जहां चीजें आइडेंटिफाई ना हो पाए वहां मसला आता है। जहां आइडेंटिफाई हो पा रही है तो वहां फिर FIFO वेटेड एवरेज की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। तो वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडीली आइडेंटिफिएबल लिख लिया आपने, राइस एटसेट्रा। तो वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडीली आइडेंटिफिएबल, तो चावल पता नहीं चल रहे थे कौन से वाले कहां गए। तो फिर बिजनेसमैन के पास ऑप्शंस बताएं क्या हैं? मे यूज FIFO और एवरेज मेथड, बट वंस चूजन a valuation method may be changed with the permission of commissioner. हाँ, बोतलें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आ रही होती हैं कि उनका रिकॉर्ड अलग अलग आप नहीं रखते, तो वहां FIFO वेटेड एवरेज लगा लें। बहरहाल पेपर में वो बता देगा क्या करना है। वंस चूजन अ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड मे बी चेंज विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर। तो एक दफा चूज हो जाए तो मेथड चेंज। अच्छा, कमिश्नर की इजाजत कहां कहां चाहिए? नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे, याद होगा, कैश से एक्रूअल पे भी चाहिए होती है, और आज हमने पढ़ा FIFO से वेटेड एवरेज पे भी चाहिए। तो अगर आप मेथड चूज कर लें FIFO, तो आपका दिल चाहे वेटेड एवरेज पे जा सकते हैं, लेकिन किसकी इजाजत से? एंड एज पर द कंडीशंस। और हो सकता है वो कोई शराइत लगा दे कि ये 2-3 साल तक मेथड आपने फिर बदलना नहीं है। ओके, डेफिनेशंस ये सारी तकरीबन इंट्रो FR1 वाली हैं। स्टॉक क्या होता है? वो जो सामान दुकान पे बेचने के लिए पड़ा होता है। स्टॉक मीन्स एनीथिंग प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड। ये क्या होता है? प्रोड्यूस कौन कर रहा होता है? प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, जैसे होंडा कार्स वाले हैं। परचेज कौन कर रहा होता है? दुकानदार। ये क्या है? एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर क्या चीज होती है? रॉ मटेरियल। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल। एनीथिंग एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, फॉर सेल, फॉर एक्सचेंज, ये क्या चीज होती है? मटेरियल्स टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। नहीं, रॉ मटेरियल तो ऊपर कवर हो गया ना, एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर में कंज्यूम हो जाए। मिसाल के तौर पे ऑयल है, अब ये कुर्सी बन रही थी, इसमें लोहा और फोम तो नजर आ रहा है, लेकिन जो ऑयल यूज हुआ था इसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए या जंग उतारने के लिए, वो अब नजर नहीं आ रहा ऑयल हमें। इसी तरह घर में अक्सर होता है, आप कुंडों के ऊपर जो है वो ऑयल ग्रीस लगाते हैं और दोबारा 2 महीने बाद दोबारा लगानी पड़ी होती है, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा होता। फिर
तो ये चीजें होती हैं, एनी मटेरियल्स टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा। However, shares will not be considered as stock। इसका क्या मतलब है? हाँ, शेयर्स तो स्टॉक नहीं है ना, उस पर तो कैपिटल गेन का चैप्टर लग रहा है, तो शेयर्स तो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है। आपको मेरे पास शेयर्स पड़े हुए मैंने बेचने हैं, तो नहीं, ये फिर स्टॉक नहीं है, इस पे बिजनेस का चैप्टर नहीं लगेगा, इस पे तो कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है जो इस कुर्सी पे लगा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल मींस मटेरियल कॉस्ट दैट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक, दैट बिकम एन, वो नहीं है हमारे स्कोप में, उससे मिलती जुलती चीजें वो मैं क्लास के एंड बता दूंगा। ओके अच्छा, अक्सर ये होता है जो हजरात सवाल पूछते हैं मैं उनको इग्नोर किसी वजह से कर रहा होता हूँ। कुछ सवाल ठीक है सही भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस के हमारे स्कोप के नहीं है, लॉ में बड़ी डेप्थ होती है, तो इसलिए फिर ये ना समझा करें कि सवाल को अवॉइड किया जा रहा है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मींस लेबर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉक, यानी डायरेक्टली जो लेबर इन्वॉल्व हो रही है। इनडायरेक्ट लेबर भी होती है ना, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तो नहीं कुर्सी बना रहा, नहीं डायरेक्ट मटेरियल नहीं है ऑयल, ऑयल को भी इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ लोग कह देते हैं, वैसे छोड़ो फिर स्पेस में। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कौन से हैं? जो वेरी करते हैं या जो फिक्स रहते हैं? मींस ओवरहेड व्हिच वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। वॉल्यूम टेप रिकॉर्डर की तरह ऊंचा होता है स्टॉक का, बनाना है वॉल्यूम ऊंचा कर दो इसका, हाँ क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। अगर आप ज्यादा कुर्सियां बनाएंगे तो ज्यादा ओवरहेड्स इस्तेमाल होंगे, ज्यादा पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा। ओके अच्छा, इसने ना फिक्स्ड ओवरहेड की मिसाल नहीं दी, इसने अगली डेफिनेशन दी है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स की डेफिनेशन के दो तरीके जरा देखिएगा। एक तरीका है फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन का सीधा तरीका, फैक्ट्री ओवरहेड मींस फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये आसान तरीका, सीधा तरीका। लॉ मेकर ने उल्टा तरीके से डिफाइन किया, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड मींस ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर, उल्टे तरीके से डिफाइन किया। सीधा तरीका क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड मींस वेरिएबल एंड फिक्स्ड। लॉ मेकर ने कैसे डिफाइन किया? दीज आर ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो आ जाके फिर वही बचा ना, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स। मींस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो भी फैक्ट्री की कॉस्ट है सारी डाल दो, लेकिन दो कॉस्ट ना डालना, लेबर और मटेरियल। तो फिर बचेंगी क्या? फिर बच जाएंगी फिक्स्ड और वेरिएबल। पता नहीं आप लोग लिखते हैं या देखते हैं, अल्लाह ही जाने। अच्छा जी, नेक्स्ट फीफो। ओके, फाइफो। फाइफो इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये साइंस का प्रिंसिपल है, बायोलॉजी का प्रिंसिपल है फाइफो। शुक्र है बता दिया इसने, इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन विच स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द अजम्पशन दैट इट इज सोल्ड इन द ऑर्डर ऑफ। अजम्पशन ही होती है भाई, हकीकत में पता नहीं कौन से वाले चावल पड़े हैं, चावलों को भी नहीं पता होता हम कौन से हैं, तो अजम्पशन ही होती है कि पहले आए वो पहले बिक गए। और एवरेज मेथड क्या होता है यार? ये बायो का प्रिंसिपल है, ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इन विच द स्टॉक इज वैल्यूड ऑन एवरेज। प्राइम कॉस्ट में क्या करना है जी? मटेरियल डालने, लेबर डालनी है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या डालना है? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिर दो किस्म के हैं ना, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है, बस काफी है। अगले सफे पे उसके प्रॉपर्टी के चैप्टर में आए, इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में। ये क्या पॉइंट 3 और 4 तो पेंडिंग है पेज 206 पे, ये कब तक पेंडिंग रहेंगे? पढ़ें जरा। पॉइंट 3 भी पेंडिंग है, अगले सफे पे 4 भी पेंडिंग है।
आगे लिखा भी हुआ है ये किससे मिलते जुलते हैं जी। तो इसकी मिसाल बताएं ना कोई। मिसाल के तौर पे यार मैंने कोई इंश्योरेंस है, पॉइंट बी में आए इंश्योरेंस, पेज 205, इंश्योरेंस का खर्चा मैंने कर दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी वाले छोड़ते नहीं ऐसे, लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने एंट्री कर दी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट। तो इंश्योरेंस का खर्चा मैंने 2017 में रिकॉर्ड कर लिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट 17 में रिकॉर्ड कर लिया। 18, 19, 20 गुजर गया, मैंने इंश्योरेंस का खर्चा पे नहीं किया। अब बताएं क्या सजा मिलेगी? 21 के साल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा, बिजनेस में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी का खर्चा है। तो 21 के साल में किस में ऐड होगा? इनकम प्रॉपर्टी में। तो जिस हेड का खर्चा है अगर वो पे ना हो तो उसी हेड में, और अगर कल कला को जाके मैं पे कर दूं तो जिस साल पे हो जाएगा उस साल डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि आपका जो पेपर आएगा ना उसमें अगर इसने ये टेस्ट किया तो पेपर में जो आपके सवाल आएंगे ना वो 30 जून 21 के आएंगे, क्योंकि आईकैप इसका ध्यान रखता है कि जो इस वक्त साल चल रहा है ना उसी के सवाल डालें। तो अक्सर सवालों की रिक्वायरमेंट आपकी होगी कैलकुलेट द टैक्स फॉर टैक्स ईयर 30 जून 2021, क्योंकि आपको पता है अभी ये जून खत्म होने वाला है 30 जून 21 वाला, तो पेपर में भी सवाल वही आएंगे। तो इसलिए हम सेफली कह सकते हैं, रटा नहीं मारना इस बात को, हम सेफली कह सकते हैं कि 17 की अनपेड लाइबिलिटीज अगर पेपर में आ गई ना तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। 17 की अनपेड लाइबिलिटीज आ गई तो 21 के साल में उन्हें क्या कर देना है? इनकम बना देना है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट हुई 21 का साल है और परेशान करने के लिए आपको कोई 18 की अनपेड लाइबिलिटी दे दे तो आप नोट दे के आइएगा, ये तो 22 में इनकम बनेगी, ये तो 22 में इनकम बनेगी। ऐसा ही है, सारी बात दोबारा सुने मेरी। अगर 17 में कोई खर्चा रिकॉर्ड हुआ तो उसका जो 3 साल खत्म होने के बाद चौथा साल कब आएगा? 21। तो मैं ये कह रहा हूं पेपर में आपको वो कह दे कि मैंने रिपेयर 17 की भी पे नहीं की हुई, 18 की रिपेयर भी पे नहीं की हुई, 19 की रिपेयर भी पे नहीं की हुई, बजाओ मुझे 21 में कोई सजा मिलनी चाहिए। आप उसे कहिएगा यार बस एक सजा बनती है, 2017 वाली काफी देर हो गई, अब उनकी सजा तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन 18 वाली का सर्कल तो 18 में अगर आपने कोई रिपेयर पे नहीं की वो तो कब आपको सजा मिलेगी? 22 में। तो ये बात है, छोटी सी याद रखिएगा, छोटा सा विषय लिख लें। अगर 18 की कोई पेबल होता तो वो 22 में इनकम में जाता, अगर यहां आके अगर 18 का कोई पेबल होता तो वो 22 में इनकम में जाता, एंड सो ऑन। अभी तो पेबल किस साल का था? 17 का। ठीक है, टर्म टेस्ट का जो सिलेबस है वो आज मैं ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ। क्लोज कर दें भाई।